डियर स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से अपन लोग श्रमिकों की सहभागिता के संबंध में विभिन्न योजनाओं की बातचीत कर रहे थे। श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं से अप्रत्यक्ष रूप से श्रम कल्याण का भी संबंध होता है। कोई भी श्रमिक जो सहभागिता की योजना है वो श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई जाती है और उसका उद्देश्य भी होता है कि उससे अधिकतम श्रम कल्याण हो एवं नियोजकों एवं कर्मचारियों के मध्य में मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना हो। श्रमिकों का सुरक्षा है, श्रमिकों की परिवेदनाएं हैं, श्रमिकों की शिकायतें हैं, श्रमिकों के कार्य का वातावरण है वो अच्छा और प्रभावपूर्ण हो और उसका निष्पादन संभव किया जाए। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी श्रम कल्याण संबंधी योजना या कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके संबंध में कोई श्रम कल्याण संबंधी निश्चित सिद्धांत, निश्चित रूपरेखा या निश्चित नीतियां नहीं बनाई जाए। इस बात को दृष्टि रखते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न श्रमिक सुधारकों द्वारा एवं विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों द्वारा श्रम कल्याण के जो सिद्धांत है उनकी को स्वीकार किया गया है और ये स्पष्ट किया है कि बिना श्रम कल्याण के सिद्धांतों को क्रियान्वित किए हुए किसी भी उपक्रम में श्रमिकों का कल्याण करना संभव नहीं हो पाएगा और इसलिए इनको वैधानिक स्वरूप प्रदान करके हमें इसका कार्य करना चाहिए। अगर अपन श्रम कल्याण के सिद्धांतों की बातचीत करें तो श्रम कल्याण से जो सिद्धांत हैं वे संबंधित व्यक्तियों के अनुभवों पर, उनके अध्ययन पर और उनके द्वारा किए गए निष्कर्षों पर आधारित है। श्रम कल्याण के जो सिद्धांत है वो श्रम कल्याण नीतियों के निर्धारण में, योजनाओं के निर्माण में और कार्यक्रमों के आयोजन और सेवाओं के प्रावधान को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसके जो कुछ सिद्धांत है उसकी आज अपन चर्चा करते हैं और ये जो सिद्धांत है उनकी आज अपन विवेचना करते हैं। इसमें अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं तो ये पहला जो इसका सिद्धांत है वो है श्रम कल्याण की आवश्यकता की स्वीकृति का सिद्धांत। कोई भी श्रम कल्याण संबंधी योजना अथवा कार्यक्रम तब तक प्रभावपूर्ण रूप से नहीं बनाया जा सकता जब तक कि समाज के नीति निर्धारक श्रम कल्याण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इसके संबंध में उपयुक्त नीति बनाते हुए अपने इरादे की स्पष्ट घोषणा न करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो श्रमिक वेलफेयर की प्लानिंग है वो जब भी इफेक्टिव होगी जब उसको बनाने वाले लोग इस बात को स्वीकार करें कि इस देश में, हमारे उपक्रम में या हमारे प्रतिष्ठान में श्रम कल्याण की आवश्यकता है। वो मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार करना चाहिए, केवल कागजी रूप से इस बात को स्वीकार कर ले और मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करे। उनकी मनस्थिति ये नहीं हो कि हमको लेबर वेलफेयर की कोई रिक्वायरमेंट है, इस देश में इसकी कोई नेसेसिटी है, तब तक इसका नहीं होता। तो इसका पहला सिद्धांत ये है कि उपक्रमों में श्रम कल्याण की जो आवश्यकता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी हमें स्वीकृति, उसको हमको स्वीकार करना होना चाहिए। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि वो इसके संबंध में अपने इरादों की स्पष्ट घोषणा करे, इसको कागजी रूप प्रदान करे, इसको लीगल रूप प्रदान करे, इसको वैधानिक रूप प्रदान करे। नीति निर्धारकों द्वारा श्रमेव जयते को स्वीकार करते हुए श्रम को व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिए आवश्यक मानते हुए श्रम कल्याण को सामाजिक नीति का एक अभिन्न अंग स्वीकार करना होगा और श्रमिकों की कल्याण संबंधी योजनाएं एवं कार्यक्रमों को राज्य का संरक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक श्रम संबंधी विधान बनाने होंगे। यही नहीं, जब सरकार इसको मानसिक रूप से स्वीकार करके श्रमिक नीतियों में इसको महत्वपूर्ण स्थान देगी, इसको योजनाओं में लागू करेगी, इसको वैधानिकता इसका बनाएगी, तब हम ये कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर या उपक्रम के स्थान पर या स्थानीय स्तर पर जो श्रम कल्याण की जो आवश्यकता है उसको मूल रूप से स्वीकारा गया है, उसको माना गया है और तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो श्रम कल्याण की आवश्यकता है उसको माना जाएगा। अगर इस सिद्धांत का हम हमारे देश के दृष्टिकोण से अवलोकन करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कानूनी रूप से श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, उनको कागजी रूप प्रदान किया गया, किंतु जो नियोजक हैं एवं जो श्रमिक संगठन है उनके परस्पर अविश्वास के कारण से, उनकी परस्पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण से, श्रमिक संघों की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण से जो श्रम कल्याण की आवश्यकता के संबंध में जो सरकार के स्तर पर जो कार्य किए गए वो पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाए। इसका जो दूसरा अपन जो सिद्धांत की बात कर सकते हैं वो है श्रमिक, उनके विचार
उद्योग तथा समाज की एक दूसरे पर आश्रितता। अपन ये कह सकते हैं कि श्रम कल्याण के महत्व को तभी सही अर्थों में स्वीकार किया जा सकता है जबकि इस बात पर सहमति व्यक्त की जाए कि श्रमिक, उसका परिवार, उद्योग और समाज एक दूसरे पर निर्भर है। अर्थात समाज में, उपक्रम में, संगठन में, राष्ट्र में श्रमिक, नियोजक, उसका परिवार, सोसाइटी, सरकार, ये सब अलग अलग पक्षकार न बन करके ऐसे पक्षकार होने चाहिए जो एक दूसरे के पूरक हो। हम देखते हैं कि हमारे देश में श्रमिकों में और उद्योगपतियों में परस्पर संघर्ष होते रहते हैं एवं संघर्ष इस स्थिति, कई बार तो संघर्ष इस सीमा तक ले जाते हैं कि वो हिंसक आंदोलन का रूप ले लेते हैं और उसमें कई श्रमिकों की, नियोजकों की जानें चली जाती है, उपक्रम बंद हो जाते हैं, तोड़ फोड़, हिंसा का प्रमुख स्थान हो जाता है, मुख्य मांगे गौण हो जाती हैं, श्रमिक की स्थिति हो जाती है कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, उधर नियोक्ता तालाबंदी की स्थिति में आ जाता है। अर्थात वे एक दूसरे के विरोधी पक्षकार बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जबकि इसका सिद्धांत ये कहता है कि ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर के वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। अगर उद्योग नहीं होंगे तो श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा और श्रमिक नहीं होंगे तो उद्योगों में उत्पादन नहीं होगा। अर्थात दोनों ही पक्षकार एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं और दोनों को इस बात को समझना चाहिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समाज के विकसित होने का प्रतिकूल प्रभाव उद्योग पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से उद्योगों का ठीक से न चलने का प्रतिकूल प्रभाव श्रमिकों पर और श्रमिकों के विकसित होने का प्रतिकूल प्रभाव परिवार पर पड़ता है। उसी प्रकार श्रमिक के जो व्यक्तित्व संबंधी संगठन के उचित न होने पर तथा उसके द्वारा अपने का दायित्वों का निर्वाह न किए जाने पर उद्योग, उनके परिवार और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक सुसंगठित समाज उद्योगों में श्रमिकों को तथा श्रमिक परिवारों को उपयुक्त रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होता है तथा एक अच्छे व्यक्तित्व संबंधी संगठन वाले श्रमिकों का निर्माण होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो श्रमिकों का जो सोच है और जो नियोजकों का सोच है वो परस्पर एक दूसरे के पूरक के रूप में होना चाहिए, न कि एक दूसरे के विरोध में होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी एवं सरकार के मध्य में भी इस प्रकार के विवाद पैदा हो जाते हैं कि वहां भी सरकारी तंत्र को भी कर्मचारियों को मनाने में, उनको चलाने में या इसी प्रकार से कर्मचारियों की जायज मांग को मानने में सरकार सालों साल लगा देती है। परिणाम क्या होता है, वे एक दूसरे के विरोधी मानने लग जाते हैं एवं उनका शोषण शुरू हो जाता है एवं इसलिए प्रत्येक स्तर पर यह माना जाना चाहिए कि श्रमिक और हम परस्पर संबंधित है। जो इसका एक नेक्स्ट सिद्धांत है वो सिद्धांत होता है वो अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत ये बताता है कि श्रमिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को जानने के लिए उनसे संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए, उनसे विचार विमर्श किया जाना चाहिए, उनमें सुपरविजन के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को जानकारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके परिवार की सदस्यों की, विशेष रूप से जो लोग उन पर डिपेंडेंट है, उनकी अनुभूत आवश्यकताएं क्या है। अर्थात अनुभूत आवश्यकताओं का मतलब है कि एक जो श्रमिक है उसकी आर्थिक, उसकी मानसिक, उसकी सामाजिक, उसकी सांस्कृतिक, उसकी पारिवारिक कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, इस बात को जानने का भी दायित्व समाज का एवं उपक्रमों का है। इसमें इस विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें सामान्य रूप से वो आवश्यकताएं शामिल, उन आवश्यकताओं को जाना जाएगा जिन आवश्यकताओं का पालन करना एक श्रमिक के लिए आवश्यक होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षण व्यवस्था, बच्चों की शादियां, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, उनकी चिकित्सा व्यवस्था करना, उनके अंतिम संस्कार संबंधी सामाजिक रस्मों को पूरा करना, सामाजिक जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको मनाने के लिए व्यवस्था करना, ये जो बातें हैं ये अनुभूत आवश्यकताओं के सिद्धांत में आती है। इस सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप किसी भी श्रमिक को जो वेतन देते हैं उस वेतन का आधार क्या होगा। तो हमारे देश में हम देखते हैं कि जो मिनिमम वेजेज होती है उसमें भी व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं का निष्पादन नहीं कर पाता है, वो अपने परिवार का भरण पोषण ही करने में संभव नहीं होता है। इसलिए श्रमिक हमेशा निराशा
में जीता है एवं कई बार वह इसी चक्कर में जब उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है, वह अपने बच्चों को अध्ययन अध्यापन नहीं करवा पाता है, वो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, तो कई बार वह कुंठित होकर के हिंसात्मक कदम उठा लेता है, वह आत्मघाती जैसे कदम उठा लेता है। इसलिए हमें अनुभूत आवश्यकताओं के सिद्धांत की भी पालना करनी चाहिए। इसलिए हम ये इसके बाद में अगर अपन देखेंगे तो ये कि अनुभूत आवश्यकताओं में प्राथमिकता कौन सी आवश्यकताओं की है। जब हमको ये पता लग जाता है कि एक जो श्रमिक की आवश्यकताएं हैं, उसकी परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, इनमें कुछ अल्पकालीन है, कुछ दीर्घकालीन है, कुछ आर्थिक है, कुछ मनोवैज्ञानिक है, कुछ सामाजिक होती है, तो हमें इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ संभव नहीं है। इसलिए नियोक्ता को या सरकार को या समाज को चाहिए कि श्रमिक की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का क्रम करे कि श्रमिक की सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है, किसको पूरा किया जाना चाहिए। उसकी सबसे, जैसे अगर एक व्यक्ति को पहले रोटी कपड़ा मकान, उसकी 3 आवश्यकताएं हैं, तीनों ही आर्थिक है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले उसको रोटी मिलनी चाहिए, उसके बाद में उसको कपड़ा मिलना चाहिए, जब ये दोनों मिल जाए तो उसके बाद में उसको मकान मिलना चाहिए। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक नीड्स हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स में भी कौन सी प्रेफरेंस में आती है। इस प्रकार से हमें तय करना पड़ेगा कि जो एक श्रमिक है उसकी जो बेसिक नीड्स है उनमें भी प्रायोरिटी का क्रम क्या होगा, उसमें प्राथमिकता का क्रम कब होगा। जैसे मास्लो की जो थ्योरीज है मोटिवेशन, उसमें उसने यही बताया कि आप एक व्यक्ति की पहले बेसिक नीड्स को पूरा करें, फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करें आप उसकी, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद में उसकी सेफ्टी नीड्स को पूरा कीजिए, बाद में उसकी सोशल नीड्स पे चले जाइए, फिर उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे चले जाइए, अर्थात क्रम आपको तय करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि एक लेबर की अनुभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है। इसके जो शेष सिद्धांत है उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।